नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू ले चलते हुए। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं 17वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 17वां संविधान संशोधन 1992 में आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे इसमें क्या है। इसके पहले कल मैंने आपको पढ़ाया था 69 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1991 में हुआ था। ठीक है, उसके बारे में क्या था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा यानी एनसीआर का दर्जा मिला। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। ये कौन था, 69वां संविधान संशोधन। उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है 70वां संविधान संशोधन, यानी जो 17 अमेंडमेंट है आपका 1992 में होता है, उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सा मुद्दा है। देखो, पहले हम संविधान के बारे में जानते हैं, उसके बाद उसके इतिहास के बारे में जानते हैं, एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा। देखो, जो 70वां संविधान संशोधन है, ये क्या कहता है, कब होता है। सबसे पहली बात तो 70वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 में। ये याद रख लो कि 70वां संविधान का कब हुआ था, 1992 में, पहली बात तो। दूसरी बात, अब देखना है कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में कॉलेज यानी जो ग्रुप होता है, कौन कौन से ग्रुप, इसमें कौन कौन से लोग वोट कर सकते हैं, यानी कॉलेजियम सिस्टम की जो है, राष्ट्रपति का जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली जो एनसीआर है, विधानसभा सदस्यों तथा पांडिचेरी को भी शामिल किया गया है। दिल्ली और पांडिचेरी ये कैसे स्टेट है, केंद्र शासित राज्य। कैसे हैं, केंद्र शासित राज्य है, ये तो आपको पता है। दिल्ली और जो पांडिचेरी है, पुडुचेरी पांडिचेरी जो भी कह लो, ये कैसा केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित राज्य। ठीक है, तो दिल्ली और जो पांडिचेरी राज्य है, ये केंद्र शासित राज्य है। तो यानी जो 70वां संविधान संशोधन है, 70 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1992 में हो रहा है, इसमें यही चीज इसमें क्या बात कही गई, इसमें यही बात कही गई है कि दिल्ली जो एनसीआर क्षेत्र है, इसको तथा पांडिचेरी को क्या किया जाए, राष्ट्रपति की निर्वाचन में वोट करने के यहाँ के जो सदस्य होंगे वो वोट कर सकेंगे। अब एक चीज तो समझ में आ गई, यानी दिल्ली और पांडिचेरी को जो ये अधिकार मिला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिकार मिला वोट करने का, ये कब मिला, तो 70वां संविधान संशोधन 1992 में। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन में अधिकार मिला, तो कौन था, 70वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992। 17 अमेंडमेंट ऑफ कौन सा, 70वां संविधान संशोधन 1992 में। इतनी बात समझ में, एक डाउट तो क्लियर हुआ कि अब इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमें जानना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे कौन सा जुड़ा हुआ आर्टिकल है और उनमें कौन कौन से वोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमें जानना है। तो अब हम आइए जानते हैं। देखो देखो देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, इसके दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, एक तो 54 है और उसके बाद क्या है, 55 है। तो एक करके जानते हैं क्या है। देखो, आपका जो 54 है, ये आर्टिकल नंबर क्या कहता है, ठीक है, 54 नंबर जो आर्टिकल है, ये क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 55 क्या कहता है, एक मिनट, आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की निर्वाचन की रीत। ठीक है, क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि प्रक्रिया क्या होगी, कैसे क्या होगा। ठीक है, कौन वोट करेगा, कैसे क्या होगा, ये चीज। तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें ये पूछ ले किस अमेंडमेंट के द्वारा, सॉरी, किस संविधान के आर्टिकल के द्वारा, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका एक इलेक्शन होगा और इलेक्शन द्वारा चुन के आएगा, वो कैसे कौन होगा, आर्टिकल नंबर 54। और एक चीज बता दें आपको, राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होता है, जो इलेक्शन होता है, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, तो जो प्रत्यक्ष होगा उसमें जनता वोट करेगी, यानी जो प्रत्यक्ष होगा उसमें जो जनता वोट करेगी, जो अप्रत्यक्ष होगा उसको कौन वोट करेगा, जनता वोट नहीं करेगी, जो जनता द्वारा मेंबर चुने जाते हैं वो वोट करेंगे। अभी बता रहे हैं कौन कौन से मेंबर वोट करेंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ मैंने इनको चुना था, वो वोट करने जा रहे हैं। ठीक है,
जो अप्रत्यक्ष शब्द है उसको परोक्ष रूप में, परोक्ष शब्द से भी जानते। तो यानी कि जो अप्रत्यक्ष शब्द है, ये जो अप्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, इसको कभी कभी एग्जामिनर टफ करने के लिए लैंग्वेज में क्या बना लेता है, परोक्ष बना लेता है, इसको परोक्ष कह देते हैं। तो अगर आपको अप्रत्यक्ष की जगह पर कभी कभी परोक्ष शब्द आ जाता है, अगर अप्रत्यक्ष की जगह पर कभी परोक्ष दिखे तो कंफ्यूज ना होना भाई यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जब एग्जामिनर को लैंग्वेज में क्वेश्चन को यानी भाषा के अनुसार क्वेश्चन को टफ करना होता तो ये सारे वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तो समझ में आ गया कि यानी जिसमें जनता वोट करती, अप्रत्यक्ष में ये भी समझ में जिसमें जनता वोट नहीं करती, उनके द्वारा चुने गए सदस्य वोट करते हैं, वो तो भी समझ में आ गए। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब अगर अप्रत्यक्ष ना लिखे, मान लो एग्जामिनर अप्रत्यक्ष नहीं लिख रहा है, ठीक है, उसने कह दिया कि स्टेटमेंट बना दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुने गए, जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुने गए सदस्य ही वोट कर सकते हैं। स्टेटमेंट तो का सही है, यानी एग्जामिनर ये जो स्टेटमेंट पूछ रहा है वो सही है कि हाँ बिल्कुल सही है, जनता के द्वारा जो परोक्ष रूप से सदस्य चुनोगे वही वोट कर लेंगे। लेकिन वो बात तो वही सही कर पाएगा ना, स्टेटमेंट वही बंदा सही कर पाएगा जिसको मतलब समझ में आ रहा है परोक्ष का मतलब यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष। परोक्ष का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष। अब जो बच्चे नए होंगे, जो बच्चे जिसको मतलब ही नहीं पता होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और परोक्ष के बीच ये डिफरेंट नहीं पता होगा, तो वो गलत करके आएगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है यार क्या होगा। उसने कहा भैया मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पढ़ा था, ये परोक्ष कहां से आ गया, इसका मतलब एग्जामिनर गलत कर पा रहा है और मिस टाइपिंग हो गई है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है उसको हम क्या कहते हैं, परोक्ष के रूप में जानते हैं, परोक्ष। और जब एग्जामिनर लैंग्वेज में कोई पेपर टफ कराता है तो वो क्या होता है, परोक्ष होता है। और ये चीज अभी क्या हुआ, जिस दिन मैंने यूपीपीसीएस का कमेंट मतलब फेसबुक पर शेयर किया था, उसमें एक दीदी ने कहा था कि मतलब सर सारा कुछ पढ़ाया हुआ तो बुक से ही आता है। तो यही चीजें हैं जो डिफरेंस नहीं बताता है, और इसीलिए इस धरती पर टीचर की आवश्यकता हुई। वरना भगवत गीता में साथ ही साथ हमारे जितने भी पौराणिक धर्म हैं उनमें बहुत कुछ लिखा है, हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए जो भगवत गीता के जो प्रमुख होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो किस लिए बने हैं, वो इस धरती पे क्यों अवतरण लिए हैं, क्योंकि वो हमें उसका मतलब सही तरीका बताते हैं, किस तरीके से हमें करना है, क्या इसका अर्थ है। उसी तरह इस धरती पे टीचर शब्द है, ये अध्यापक जो सच्चे शब्द है, ये शिक्षक जो शब्द है, ये अपने आप में पूर्ण है, ये आपको संपूर्ण जगत की जानकारी सही तरीके से बताना चाहता है। इसका मतलब है ये टीचर एक कोई ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कोई टीचर होता है, जब वो टीचर बनता है तो अपनी अंतर आत्मा से टीचर बनता है, अपने अंदर उसकी एक भावना जगने लगती है, वैसा होता है एक टीचर। वो अंदर से ऑटोमेटिक, आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हो उस समय आप उसके लीडर होते हो, उस समय आप ये सोचते हो कि जितने से कम गलतियां हो मुझसे, गलतियां होना जायज है लेकिन जितनी कम से कम, क्योंकि इंसान ही भगवान नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप सोच से करते हो, वही एक टीचर को होता है। बुक्स में भी मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन उन सब कमियों को हमें निकाल के आपको बताना होता है कि यहाँ ये कमी है, इसको सुधार, ऐसे करो ऐसे करो, एग्जाम ऐसे क्वालिफाई हो, ये टीचर कार्य होता है। तो दीदी आपके लिए आंसर है, ठीक है दीदी, ये आपके लिए आंसर है। इतनी बात समझ, यानी परोक्ष मतलब क्या, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। अब हमें जानना है, इतनी बात समझ आ गया, अगर यह पूछ लिया किस आर्टिकल के तहत यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कहेंगे, तो आर्टिकल नंबर आप 54 लगा दोगे। लेकिन अगर पूछे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत किस में कहेंगे तो आर्टिकल 55 होगा। भाई साहब ये कंफ्यूजन ना रखना कि निर्वाचन 55 लगा चले आओ, भाई साहब ये गलती मत करना, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत पढ़ाई हुई गलत खराब हो जाएगी अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके हो। बहुत बार क्वेश्चन गलत करके बच्चे आते तब दिक्कत होती है ना। तो इतनी मेहनत, अगर मैं मेहनत करूं तो आपको भी ध्यान में रखना है ना कि भैया ने ये बताया था, भैया की बात ये वाली याद रखनी, ठीक है। तो परोक्ष का मतलब समझ में आ गया, अप्रत्यक्ष का मतलब समझ में आ गया, किस आर्टिकल तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेगी 54, और किस आर्टिकल तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात करेगी 55। इतनी बात समझ में, बोलो हाँ। अब हमें क्या जानना है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन से सदस्य वोट करते हैं। तो देखो राष्ट्रपति का मतलब समझ रहे हो ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन सदस्य वोट करते हैं। तो सीधी सी बात जान लो, हमारे जो संसद है यानी संसद यानी पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर कौन सा 79, ये तो भूल ही ना हो यार भैया, ठीक है। हमारे जो संसद है, ठीक है 79, इसके कितने सदन है, एक है आरएस यानी राज्यसभा, एक कितना लोकसभा। इन दोनों से जो निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, निर्वाचित सदस्य यानी कि निर्वाचित सदस्य, ठीक है।
और आपको पता है विधानसभा में, सॉरी, राज्य में जो होते हैं दो सभा होती, एक विधानसभा होती वीएस, और एक क्या होती, विधान परिषद वीपी होती। तो जो वीपी है इसको हम काट देंगे, वीपी को काट देंगे और विधानसभा को यहां जोड़ देंगे। यानी कि कुछ मतलब समझ में है। अगर हम पूछें कि आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य वोट कर सकते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सांसद, लेकिन कौन, निर्वाचित, मनोनीत नहीं होंगे। ध्यान रखना, मनोनीत नॉट अलाउड, ये मनोनीत नॉट अलाउड, मनोनीत नॉट अलाउड, यानी कि यह कभी नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, यानी मनोनीत कभी वोट नहीं कर सकते हैं, मनोनीत कभी वोट नहीं कर सकते राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और कौन कर सकता है राष्ट्रपति के निर्वाचन, तो विधानसभा के सदस्य, यानी प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होंगे, जो विधायक होंगे, वो वोट कर सकते हैं। कौन कौन वोट कर सकता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, लेकिन जो निर्वाचित हुए यानी जनता के द्वारा निर्वाचित है। अब आ गई ना यहाँ पे, जनता ने विधायक को निर्वाचित किया, एमएलए को निर्वाचित किया, सांसद को निर्वाचित किया, जनता ने किया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कर रहे, यानी अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा, परोक्ष होगा। इतनी बात समझ। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है कैसा होता है, अनुपातिक संक्रमण, अनुपातिक एकल अनुपातिक संक्रमण के द्वारा होता है, पद्धति द्वारा, मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है कैसा, एकल जो होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन कहता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये यही था जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लिख क्या जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति मत पद्धति, तो यही होता है, ठीक है। यही होता है कि कौन कौन से लोग उसमें वोट कर सकते हैं, कौन कौन से, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और प्रत्येक राज्य के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद का नहीं होगा भाई साहब, देखो विधान परिषद का भी नहीं होगा। मनोनीत जो सदस्य है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट नहीं कर सकता है, विधानसभा का मनोनीत सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद के कोई भी सदस्य हो, चाहे मनोनीत हो चाहे इलेक्टेड होके, वो भी नहीं वोट कर सकता, ठीक है। और कौन, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य और लोकसभा का मनोनीत सदस्य, यानी जितने लोग मनोनीत होके आते हैं वो वोट नहीं कर सकते राष्ट्रपति के निर्वाचन में। साथ ही साथ विधान परिषद का कोई सदस्य वोट नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई, यानी मनोनीत नॉट अलाउड प्लस वीपी के नॉट अलाउड, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में आई तो इसके बाहर कुछ पूछना ही नहीं था। यही था आपका 17वां संविधान संशोधन। तो 17वां संविधान संशोधन, अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले किस अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने या हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 17वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। इतनी बात बता के 70 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992, इतनी बात समझिए, यानी 17वां संविधान संशोधन 1992, 17वां संविधान संशोधन 1992, 17वां संविधान संशोधन 1992। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ईश्वर प्रभु चाहेंगे तो फिर एग्जाम में फंसाएंगे और गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।